नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं बात कर रहा हूँ E20 ब्लेंडेड फ्यूल की। और शुरुआत इस रिक्वेस्ट के साथ कि आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है हम सभी के लिए। हो क्या रही है चीज़ों में बदलाव, ये जानना हम सभी के लिए ज़रूरी है। वैसे आपको ये लग रहा होगा कि ये प्रकरण तो बिल्कुल समाप्त हो गया, तो अब फिर से क्यों। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हो ना, टीवी पे या और कहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को, तो उस ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या न्यूज़ छुपाया जा रहा हो, इस पे ध्यान देना जरूरी है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ चला, कॉकरोचों ने फुटेज खाई। इस बीच एक अर्धविकसित बालक ने भी बहुत सारा फुटेज खाया। और झारखंड में एक रांची में जेन्युइन आंदोलन भी हो रहा है। बट इन सबके पीछे छूट किया गया, छुपाया क्या गया। E20 लोग चाहते हैं कि इसकी बात ना हो। चढ़ावा चोरी छुपाया गया। बेरोजगारी कोई सोल्यूशन नहीं अभी भी है। और भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार किसी की भी हो। तो मैं शुरुआत करता हूं E20 तो आना ही था। और शुरुआत इस बात से मैं करता हूं कि आखिर हमें समस्या क्या है इस E20 से। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है इस देश में अगर E20 आ रहा है या आ गया है तो। सबसे पहले तो जिस तरह से एथेनॉल हाईली सस्पिशियस तरीके से धीरे धीरे करके ब्लेंड किया गया, 5%, 10%, 12%, 14%, 20% तक, ये जो ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहा, इससे लोगों में बहुत सस्पिशन बढ़ा। मतलब इससे एक सस्पिशन की बू आती ही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2006 में 5% ब्लेंड होता था, तभी भी किसी को बताया नहीं गया। इसके बाद 21-22 तक लगभग 10%, और उससे ज़्यादा ही चला। 10% तो इनफैक्ट 14-15 में ही हो गया था। तो ये धीरे धीरे 12%, 13%, 15% करते करते 25-26 में 20% कर दिया गया। और किसी को, ट्रूली स्पीकिंग, किसी को कुछ भी नहीं पता। जो कस्टमर होंगे आज हैं, आज उनको बिल्कुल ही क्रोनोलॉजिकली इस बात का कोई पता नहीं चला कि कब 5% था, कब 10% था, कब 12, 15, 20% तक पहुंच गया। और ये मिलता रहा बिना हमारे जानकारी के। क्या कंज्यूमर का कोई राइट है ही नहीं इस देश में? क्या जो ब्लेंडिंग, जो पेट्रोल देने वाली मशीन है, क्या उस मशीन पे आप नहीं लिखवा सकते थे 10%, 12%, 20% और 50% मिक्स करो? लिख के तो दो। उस मशीन पे लिखा तो रहना चाहिए कि हाँ, यहाँ 50% मिश्रित पेट्रोल मिलता है। तो ये है परेशानी पब्लिक की कि आपने मिक्स किया लेकिन लोगों को गुमराह किया, उनको बताया नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। लोग बोलते हैं कि 20% एथेनॉल मिक्स कर देने की वजह से 31 मिलियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट पर डे कम हो गया है। एक बात ये। दूसरा कि किसान की आय में 35,000 करोड़ की वृद्धि हो गई है। तो फिर किसान तो इसके बिल्कुल खिलाफ होना ही नहीं चाहिए। सच्चाई क्या है? अगर आप 20% ब्लेंड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इसी देश का है एथेनॉल, बाहर से नहीं मंगाना पड़ता, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ता, तो फिर पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? अगर 2014 में 80 रुपये पेट्रोल मिल रहा था शुद्ध, वही शुद्ध पेट्रोल अभी अगर हम लेने जाएं और सरकार प्रोविजन कर दे इस बात का कि E0 पेट्रोल भी मिलेगा ऑन डिमांड, तो उस पेट्रोल का दाम होगा 160 रुपये लीटर। इसका मतलब पेट्रोल का दाम पिछले 10-12 साल में लगभग 2 गुना हो गया। ये किसी को बताया? किसी भी आदमी को पता है ये? हमें शुद्ध पेट्रोल चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? अब जिस दाम पे बेचना चाहते हो बेचो, लेकिन अगर मुझे E0 चाहिए तो इसका प्रोविजन होना चाहिए। ये है समस्या। समस्या ये है कि पेट्रोल का दाम वर्चुअली दुगना हो गया है, लेकिन 20% मिला मिला के बता नहीं रहे कि एक्चुअली बढ़ा कितना है दाम।
गाड़ी खराब हो रही है। दे आर ब्लडी फूल्स, जिनको कुछ नहीं पता है टेक्निकली, जो बोलते हैं कि गाड़ी में कोई खराबी आ ही नहीं सकती। गाड़ी खराब हो रहा है, सिलेंडर हेड खराब हो रहा है, सिलेंडर खराब हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है, पाइपलाइन खराब हो रहा है, गैस्केट खराब हो रहा है। मैं टेक्निकली आपको बताऊंगा आने वाले सेगमेंट में कि कैसे गाड़ी खराब हो रही है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि कोई गाड़ी खराब नहीं हो रही है। और मंत्री साहब कहता है कि जाके तुम टोयोटा वालों के यहां जाओ, क्रेटा वालों के यहां जाओ, फॉर्चूनर वालों के यहां जाओ, वहां वो बताएगा कि तुम्हारा माइलेज क्या है। अरे माइलेज मुझे कम मिल रहा है। मैं 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूं। पहले जो मुझे माइलेज मिलता था, अब जो मुझे माइलेज मिल रहा है, इसका अंतर मुझे कौन बताएगा? मैं किसी मंत्री को पूछने जाऊंगा? मंत्री पे भरोसा करूंगा या मैं खुद गाड़ी चलाता हूं, मैं भरोसा करूंगा? मैं देख रहा हूं कि मेरे गाड़ी में पिकअप नहीं है, मैं ओवरटेक नहीं कर पाता हूं, डरता हूं क्योंकि पिकअप नहीं मिलेगा। माइलेज कम हुआ है। जिस 5 लीटर में मैं 90 किलोमीटर जाता था, उस 5 लीटर में आज मैं 65-70 किलोमीटर जा पाता हूं। ये मैं इसके लिए किसी और से सर्टिफिकेशन लेने जाऊंगा, या मैं जब खुद गाड़ी चलाता हूं तो मैं खुद देखूंगा, या कोई भी हमारे भाई देखेंगे? तो समस्या ये है। समस्या एक और है। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बार बार सफाई देते हैं, कोर्ट भी जाते हैं, अभी कोर्ट भी गए हैं, उनका एक दिखाता हूं मैं। लेकिन समस्या यह है कि जब रिफाइनरी का मंत्री हरदीप पुरी जी हैं, तो इस बात पे सफाई गडकरी जी क्यों देने आ जाते हैं बार बार? यही दाल में काला है। और ये कहते भी है, कोर्ट भी जाके कहते हैं कि मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, और फिर दूसरे ही वीडियो में कहते हैं कि मैंने साइन किया। अब ये दोनों वीडियो देखिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको तो पता है, कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को सुनाऊं? ये है सरकार की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड जो ये डिसऑनेस्टी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड डिसऑनेस्टी, दिस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ब्लेंडेड पेट्रोल एक्चुअली आज के तारीख में दुनिया में यूज हो कहाँ कहाँ रहा है, और भारत में भी तो कभी ना कभी यूज होना ही था। लेकिन जिस तरीके से इसे इन्फ्यूज किया गया, समस्या उस तरीके में। आप ये देखिए कि ब्लेंडेड पेट्रोल दुनिया में यूज कहाँ हो रहा है। मंत्री जी से ही सुनिए। अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। फ्रांस में 10% स्टैंडर्ड ब्लेंड है, इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। जर्मनी में 10% इथेनॉल डालते पेट्रोल में। स्वीडन में 10% डालते हैं। कनाडा में 5 से 10% है। फिलीपाइंस में 10% है। थाईलैंड में 10% है और जापान में 10% है। और गाड़ियां कौन सी है? अब जहां कहीं भी दुनिया में यूज हो रहा हो, वहां की परिस्थितियों में और हिंदुस्तान की परिस्थितियों में एक मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर यह है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। अब ये जो ब्लेंडिंग होता है एथेनॉल का, या एथेनॉल जिनसे बनाया जाता है, वो किन किन चीज़ों से बनाया जाएगा? शुगर केन से, मेज से, या अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनसे। तो उसके बारे में आप ये देखिए। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और यहाँ का जो 44% ऑफ द वर्कफोर्स है, सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ का जो 44% ऑफ द वर्कफोर्स है या लेबर फोर्स है, दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ये है इस देश का। whereas किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे तो 2-2.5% लोग ही वहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बात है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एथेनॉल की बात करेंगे और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। अगर वो पैदा ना हो तो लोग मर जाएंगे, चाहे इंडस्ट्री आप जितना भी बढ़ा लीजिए। हाँ, तो मैं दूसरी ये बात बोल रहा था कि यहाँ पे लगभग 100 बिलियन लीटर, बिलियन मतलब आप समझ रहे हैं ना, 9 जीरो, 100 बिलियन लीटर
water is being used and the level of water is depleted very heavily, I mean day by day. तो यहाँ पे क्या है कि पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वाटर का, अगर उस हिसाब से देखें आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो ये लगभग 1700 क्यूबिक मीटर चाहिए, लेकिन इंडिया कितना कर पा रहा है? 1400 मीटर आज भी पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन। तो पानी तो ऐसे ही कम है, ऊपर से ये जो गन्ना होता है ना, वो साल भर का फसल होता है, 9-10 महीना। जो कभी खेत में गए नहीं हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन गन्ना रोपने से लेके उसकी सिंचाई, उसको कोड़ना, उसको बड़ा करना, इसके बाद उसको काटना, उसको मशीन तक ले जाना, फिर गन्ना का रस निकालना, और इसके बाद एथेनॉल और ब्लेंडिंग, और उसमें बहुत सारा केमिकल ऐड करना, और वो प्रक्रिया जहाँ पे वेस्ट करते हैं केमिकल, वो खेत किसी और लायक रह नहीं जाता। ये उन्हें पता होगा जो गन्ना शुगर मिल के आसपास रहते हैं। तो खैर, अब यूएन के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हम पीछे हैं, और शुगर मिल जो बना शुरुआत में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं ला रहा हूँ, इसके बाद टेक्निकल डिस्कस करूँगा। ये आप जरूर समझने की कोशिश करिए कि क्यों भारत का अपोजिशन भी, जो बड़े बड़े तिस्मार खां लीडर है, वो भी अपोज क्यों नहीं करते इस E20 ब्लेंडिंग का, जबकि सबको ही पता है कि E20 ब्लेंडिंग गुपचुप तरीके से हुआ है, इसका नुकसान बड़ा है। तो ये अपोज क्यों नहीं करते, इसके लिए मैं एक तो 2005 का वीडियो दिखाता हूं। मतलब 2005 में ही कांग्रेस का एक प्लान था शुरू करने का ब्लेंडिंग। आज चाहे दोष भले वो दे दे इस सरकार के ऊपर, लेकिन इसमें सबकी मिली भगत है। आप एक मणिशंकर अय्यर का वीडियो देखिए, और इसके बाद शिवसेना की पार्टी का जो एक नमूना है उसका वीडियो देखिए, और इसके बाद हम आगे बात करते हैं इस बारे में। हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट एंड वी इन द ऑयल सेक्टर आर द रेजिडुअल कंज्यूमर। पहले शराब पीना जरा कम कीजिए, क्योंकि एथेनॉल तो शराब बनाने में पहले से चला जाता है, उसके बाद ही हमारे पास पहुंचता है। तो द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एनकरेज ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विथ पेट्रोल टू सेव फ्यूल। अब इस पूरे इंडस्ट्री का अगर आप इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे, तो इंडिया को हर दिन जो 850 मिलियन लीटर इंपोर्ट होता था क्रूड का, उसमें से अगर ये 20% ब्लेंड करे एथेनॉल, तो 25 से 30 मिलियन कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ एक और बात है, जो अपना बैड पॉथहोल रोड है जिसमें नुकसान होता है चलने से, अगर उसको इम्प्रूव कर दिया जाए तो 45 मिलियन लीटर पर डे का वेस्टेज होता है। तो इसका मतलब अगर उस वेस्टेज को बचा लिया जाए तो 20% ब्लेंड ही नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब मैं इसका टेक्निकल पहलू बताता हूं, जिसपे बहुत सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं ये कह के कि नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है। एक टोयोटा का मैकेनिक को लाके खड़ा कर देंगे, एक किसी तेलंगाना के मंत्री को लाके खड़ा कर देंगे, जो एक ग्लास में पेट्रोल जलाएगा, दूसरे ग्लास में एथेनॉल जलाएगा, और एथेनॉल में बोलेगा कि कोई प्रदूषण नहीं है, और पेट्रोल में बोलेगा कि बहुत सारा रेसिड्यूस है। ये सब हमें देखने को मिल रहा है आजकल। तो मैं बताता हूं कि टेक्निकल इसमें, और ये पोर्शन आपको जरूर देखना चाहिए कि एक्चुअली अगर आप एथेनॉल यूज करते हैं तो टेक्निकली होता क्या है एक पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन का सिस्टम जैसा कि आप सब जानते हैं, आप पेट्रोल डालते हैं, टैंक में जाता है, टैंक में फिल्टर वगैरह होता है, इसके बाद एक फ्यूल पंप होता है जो टैंक से इंजन की तरफ फ्यूल भेजता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल, जो भी फ्यूल है आपका +20% वाला मिक्सचर है या प्योर पेट्रोल है, व्हाटएवर, ये दोनों का मिक्सचर तैयार होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेशन रेशियो जो आपको चाहिए होता है। मे बी 1:15, 1:16, 1:18, जैसा भी आपका एक्सेलेशन होगा। ओके, अब जब वो मिक्सचर तैयार हो गया, अब चले आप सिलेंडर की तरफ।
सिलेंडर में एक पिस्टन, सिलेंडर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3-4 सिलेंडर में पिस्टन सिलेंडर के ऊपर को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, नीचे बॉटम डेड सेंटर, और उसी में सिलेंडर घूमते रहता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक। उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, इंडक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, अब जब इंडक्शन स्ट्रोक में ले लिया आपका हवा आ गया, इसके बाद उसको कंप्रेस किया गया, कंप्रेशन स्ट्रोक में बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया मिक्सचर और काफ़ी गर्म हो गया मिक्सचर। उसी समय अगर आप उसमें स्प्रे करेंगे कार्बोरेटर से जो आया होगा मिक्सचर को जब स्प्रे करेंगे तो आग लगेगा। अब आग लगेगा तो साथियों ये हम सब जानते हैं कि पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू और डीजल का और एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू, ये दोनों में एक डिफरेंस है, सब्सटेंसिव डिफरेंस है। तो अगर आप एथेनॉल 20% मिला देंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो घट के कम हो जाएगा, और जब कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा तो जब आग लगेगा उसमें, सिलेंडर में मिक्सचर, जब आप दूसरे वाले स्ट्रोक जो है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, जब आप मिक्सचर को स्पार्क प्लग से डालते हैं उस गर्म कंप्रेस्ड एयर में तो आग लगता है। तो जो धकेलेगा पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, वो कम ताकत के साथ धकेलेगा क्योंकि फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कम है और जो क्लियरेंस वैल्यू है वो होगा कम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम एंड साफ करने वाला वॉल्यूम मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम, तो स्वेप्ट वॉल्यूम कम मिलेगा, क्लियरेंस वॉल्यूम ज़्यादा होगा एंड देयरफॉर माइलेज भी कम होगा, पिकअप भी कम होगा और गाड़ी भी अच्छे से नहीं चलेगी। ये तय है। जो पिस्टन है उसके साथ क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, रोड है, जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट के पास जाता है एंड इट कन्वर्ट्स द मोशन जो ऊपर से नीचे वाला था, नीचे से ऊपर वाला था, इनटू रोटरी मोशन दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द व्हील। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब कोई जानता है कि जो फ्यूल है वो कार्बोरेटर से मिक्सचर तैयार होगा और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक मिक्सचर उसमें जाएगा, आग लगेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तेजी से धक्का मारेगा पिस्टन को और पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा और फिर उसके वजह से वो मोशन जो है वो शिफ्ट होगा रोटरी मोशन में और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन अगर आपका फ्यूल ब्लेंडेड है, मिक्स्ड है, तो माइलेज भी कम होगा और पिकअप भी कम होगा और जो गैस्केट्स बने होते हैं एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व कि इधर से जा तो जाए लेकिन आ ना पाए, एनआरवी गैस्केट किसका होगा? रबर का होगा। एंड एथेनॉल इज अ हाइग्रोस्कोपिक, और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मॉइस्चर ऑब्जर्व करने वाला, और जब मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा तो जो आपके गैस्केट है वो खराब होंगे। तो कैसे गैस्केट खराब नहीं होगा, कैसे माइलेज कम नहीं मिलेगा और कैसे पिकअप कम नहीं होगा, ये मुझे कोई भी बता दे। ABCD मालूम नहीं है लोगों को, बोलते तुम्हारा माइलेज चेक करवाओ जाके एजेंसी वाले के पास। अरे मेरा माइलेज मैं चेक करूंगा, एजेंसी वाले क्या चेक करेगा? एंड मोर ओवर सीजर्स वाइट शुड बी अबोव सस्पिशन। अगर सस्पिशन है लोगों में तो इस सस्पिशन को दूर करना भी सरकार का काम है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रहा है तो इट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और बात यह है कि इस देश में अगर 20 करोड़ बाइक हैं और लगभग 3 करोड़ कार हैं जो पेट्रोल से चलते हैं और उसमें से काफ़ी 2022 के पहले के हैं जो E20 कॉम्पेटिबल नहीं हैं, वो सब खराब होंगे और सब खराब होने के बाद सब कबाड़ में जाएंगे और फिर लोग नया गाड़ी खरीदेंगे और फिर रोड टैक्स देंगे और रोड टैक्स लेने के बावजूद तुम फिर टोल टैक्स लोगे। ऐसे बढ़ेगा इंडिया का GDP। मंत्री महोदय, ये तरीका बना रहे हैं आप GDP बढ़ाने का।
इसीलिए आंदोलन होता है और इसीलिए आप लोग आंदोलन से भागते हैं। तो E20 के विषय में एक्चुअली तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन शॉर्ट में मैं जितना बोल सकता था उतना बोला। एंड द इशू इज़ दैट कि E20 से नुकसान हो रहा है उन गाड़ियों को जो गाड़ियां 2023-24 के पहले बनी थी। अब समस्या क्या है कि एक आदमी आ जाता है एक्सप्लेन करने और खोलता है वो जो उसका ढक्कन और नीचे लिखा मिलता है E20। अब उससे लोगों को और कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो इस विषय पे ना आवे। धन्यवाद साथियों, इस बारे में क्या कहना है आपको बताइएगा जरूर। धन्यवाद।